हाय गाइस, वेलकम बैक। अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। नहीं छोड़ेंगे जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे आज। द टर्म कैपिटल हैज़ variety of meaning. The term capital has variety of meaning. It means one thing to economist, another to accountant, and still another to businessmen and lawyers. In relation to the company limited by shares, the word capital means share capital. The capital or figure in terms so many rupees divided into shares of fixed amount. In other words, the contribution of a person to the common stock of the company from capital of the company. The proportion of the capital to which each member is entitled is his shares. A share is not a sum of money, it's rather an interest measured by a sum of money and made up of various rights containing in the contract. बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी। मतलब ये बहुत प्यारा है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूँ ना कैपिटल क्या है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो आप बोलोगे जितना पैसा एक पार्टनर या फिर एक पर्सन अपनी बिजनेस में लाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। वहीं अगर मैं एक शेयर कैपिटल जो शेयर्स खरीद चुका है उससे बोलूँ क्या है, तो वो कहेगा शेयर मतलब शेयर कैपिटल, वो फिगर जो मैं इस बिज़नेस को दे रहा हूँ, अपने फिक्स्ड अमाउंट दे रहा हूँ मैं, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। वहीं अगर एक बिजनेसमैन से पूछूँ तो वो कैपिटल का अलग मतलब निकालेगा। एक अकाउंटेंट से पूछूँ तो वो बोलेगा कैपिटल मतलब किसी भी एक अमाउंट का जो एक कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसको ले कर आते हैं। इकोनॉमिस्ट से पूछूँ तो वो अलग बताएगा। तो सबके लिए कैपिटल का मतलब अलग होता है, ठीक है। अब हम इसमें उसी कैपिटल के बहुत तरीके से पढ़ेंगे कि कैपिटल के अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है। कैपिटल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2(8) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज इट इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर capital of the company. Thus, it is the sum statement of the memorandum as the capital of the company with which it is to be registered, being the maximum amount which is authorized to raise by the issue shares, and upon which it pays the stamp duty. It is usually fixed at the amount which it is estimated the company will need, including the working capital and reserve capital if any. तो देखो, ऑथराइज्ड, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है? वो एक टॉप अमाउंट होता है जितने शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है। जैसे मान ले मैंने बोला कि 1,00,000 शेयर्स इशू हो सकते हैं, तो सिर्फ वो 1,00,000 ही कर सकती है ना। वो उसका होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। करती है कितना वो नहीं बताया मैंने, कितना कर सकती है वो बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इशूड कैपिटल क्या होता है। सेक्शन 250 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस इशूड कैपिटल विच मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन. It is the part of authorized capital which is offered by the company for subscription and include the shares allotted for consideration other than cash. इशूड शेयर कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल का मतलब वो है कि जितना कंपनी इशू करती है, 1,00,000 शेयर हैं तो क्या कंपनी उसमें से सिर्फ 80,000 शेयर इशू करती है, तो वो होता है इशूड कैपिटल, कितना इशू करती है, ठीक है। और ये अदर देन कैश होता है, ठीक है। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर अ कंपनी टू डिस्क्लोज इट शेयर कैपिटल इन द इशूड कैपिटल इन द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में अपना इशूड शेयर कैपिटल दिखाना जरूरी है, कितना इशू करा है हमने, ठीक है। अब बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है। सेक्शन 286 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीन सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल है जितने सब्सक्राइब किए जाते हैं कंपनी के मेंबर से, है ना। सब्सक्राइब कैपिटल और इशूड कैपिटल में अंतर होता है। इशूड कैपिटल क्या है कि कितने हम अलाउ करते हैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए, और सब्सक्राइब जितने आप करते हो। मतलब अगर मैंने 80,000 शेयर्स इशू करे हैं तो उसमें से लोगों ने 60,000 ही शेयर सब्सक्राइब करें हैं, तो सब्सक्राइब ऐसे अलग है, इशूड अलग है। और अथोराइज्ड 1,00,000 है मेरे पास, 80,000 मैंने बेचे तो वो हो गए इशूड, और सब्सक्राइब कितने 60,000 जितने लोगों ने सब्सक्राइब करें। इट इज़ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर टेकन बाय द पब्लिक, वो जो शेयर जो पब्लिक टेक कर रही है। वेयर एनी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और अदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन और एनी बिजनेस लेटर, बिल हेड और लेटर पेपर ऑफ द कंपनी स्टेटेड द ऑथराइज्ड कैपिटल, द सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल मस्ट ऑल्सो बी स्टेट इन इक्वल कॉस्पियस कैरेक्टर. A default in the regard will make the company and every officer who is in default liable to pay penalty exceeding 10,000 and 5,000 respectively. और देखो इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया कि कितने हम लोग पब्लिक ने अपने पास टेक करें हैं, वो होते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, जिसमें मैंने बताया, ठीक है। और ये कैसे दिया जा सकता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के थ्रू, या बिजनेस लेटर, बिल हेड, लेटर पेपर, इन सब के थ्रू आपको दिया जा सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या ले रखा है, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है इसमें तो उसमें डिफ़ॉल्ट में पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, लगभग 10,000 से लेके 5,000 रुपये तक की पेनल्टी भी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। सेक्शन 215 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस कॉल्ड अप कैपिटल एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। इट इज द अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स इशूड। अब देखो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, ये थोड़ा सा अलग है समझना है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने अपने शेयर्स को जब अलाउ करा, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया जनरल पब्लिक ने, तो मैंने उनसे अभी इस समय सिर्फ अलॉटमेंट के पैसे मांगे। एप्लीकेशन मनी मैंने 2 रुपये मांग ली, फिर अलॉटमेंट में अब 3 रुपये के हिसाब से मांग रहा हूँ। तो मैं 60,000 जितने उन्होंने सब्सक्राइब करे हैं, उन 60,000 का मैं 2 रुपये, है ना, 2 रुपये बोला था मैंने अलॉटमेंट, तो 2 रुपये के हिसाब से 60,000 अलॉटमेंट की मनी मैं इसमें मांग रहा हूँ। तो वो लोग मुझे कितना देंगे, 12 लाख रुपए देंगे मुझे। तो ये 12 लाख रुपए जो हुआ है ये है उनका कॉल्ड अप कैपिटल, कितना कंपनी ने कॉल्ड अप करा है, मांगा है। अभी मैंने उनसे पूरे 60,000 अगर उन्होंने करे तो मैंने सीधे पूरे 10 रुपये तो नहीं मांग लिया ना, पूरी फेस वैल्यू तो नहीं मांगी, मैंने मांगी क्या है, सिर्फ अभी अलॉटमेंट मांगा है, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल होता है। आगे बात करते हैं पेड अप कैपिटल। इट इज द अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप ऑन इशूड शेयर इशूड। इट इज द इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन एरियर। अब पेड अप क्या, कितना उन लोगों ने मुझे पे करा है ना, मान ले मैंने तो मांगा 12 लाख रुपए, 60,000 का इंटू 2 करके। अब उन्होंने मुझे क्या पता उन्होंने पूरे मुझे 12 लाख ना दिए, उन्होंने मुझे 10 लाख ही दिए, और 2 लाख रुपए जो नहीं दिए वो मेरा क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है कि जितना मैंने उनसे कॉल करा था उसमें से लेस कर देंगे, अगर कॉल इन एरियर जितना उन्होंने नहीं दिया तो वो निकल जाएगा हमारा पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर्स क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं शेयर्स क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं नेचर ऑफ शेयर क्या है। सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म शेयर विच मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड स्टॉक। अ शेयर दस रिप्रेजेंट सच प्रोपोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एज द अमाउंट पेड देयर ऑन बियर्स टू द टोटल कैपिटल पेबल टू द कंपनी। इट इज मेजर्ड ऑफ द इंटरेस्ट द कंपनी एसेट्स टू विच अ पर्सन होल्डिंग अ शेयर इज एंटाइटल्ड। वो शेयर क्या होता है, शेयर एक तरीके से बताऊं जाऊँ तो मैं, तो शेयर ये है कि कितना तुम्हें कंपनी के स्टॉक्स को होल्ड करते हो, उसको बोला जाता है शेयर। शेयर डिपेंड करता है कि कितना प्रोपोर्शन एक पर्टिकुलर पर्सन से मांगा जाता है, उसके कैपिटल के द्वारा कितना कैपिटल रेज करना है, उस हिसाब से शेयर इशू करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी भी कंपनी के, और जो उसको होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। अब बात करते हैं शेयर इज अ इंटरेस्ट इन द कंपनी। ये क्या मतलब है, फेयरवेल जस्टिस इन बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेज स्टील बोर्ड्स एंड कंपनी लिमिटेड ऑब्जर्व दैट अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट इट इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी एंड मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द राइट टू अ सम ऑफ मनी और मोर और लेस अमाउंट। यू शुड नोट दैट द शेयर होल्डर्स आर नॉट इन द आइज ऑफ लॉ part owner of the undertaking. The undertaking is somewhat different from the totality of its shareholders. The right and obligation attached to a shares are those prescribed by the memorandum and article of the association. It must, however, be remembered that a shareholder has not only contractual right against the company but also certain other rights which may acquire to him according to the provision of the Companies Act. देखो शेयर जो होल्ड करता है ना, उसको खाली सिर्फ शेयर होल्डर है या उसके पास एक शेयर है वो नहीं मतलब होता, उसको इंटरेस्ट मिलता है उस शेयर्स पे, उसको डिविडेंड मिलते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, वो उस डिविडेंड का वो इस्तेमाल कर सकता है, और ना ही एक तरीके से बोला जाए तो शेयर होल्डर जो है ना वो एक तरीके से ओनर भी है कंपनी का। क्यों? क्योंकि उसके पास राइट्स होते हैं कि कंपनी के डिसीजन मेकिंग में भी वो हिस्सा ले। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही बताया कि कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ एक शेयर होल्डर नहीं है, वो एक तरीके से कंपनी का ओनर भी है ना, पार्टली ओनर भी है, और वो कंपनी के राइट्स और ड्यूटीज़ का भी पूरा हिसाब रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी। According to Section 44 of the Companies Act 2013, the shares or debentures or other interest or any of the member shall be movable property transfer in the manner provided in the article of company. Shares को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास भी चले जा सकते हैं, समझे, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है, अगर वो हमारे आर्टिकल में ट्रांसफ़र करना उसको अलाउ किया जाता है तो। शेयर शैल बी नंबर्ड। सेक्शन 45 प्रोवाइड्स एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए डिस्टिंग्विश्ड नंबर। दैट इम्प्लाइज दैट एवरी शेयर शैल बी नंबर्ड। हर शेयर का एक नंबर होना चाहिए। However, this shall not apply to share held by a person whose name is entered as a holder or beneficial interest in such share in the record of depository. अब क्या मतलब इसका, अब शेयर
के तरीके पढ़ते हैं ना हम एक बार, कितने तरीके के शेयर होते हैं, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। बेसिकली दो तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होते हैं ना, वो एक तरीके से बोला जाए तो वो ओनर होते हैं कंपनी के, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, है ना, वो डिविडेंड इशू का, उनके पास एक डिविडेंड का कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल नहीं होता, है ना, वो वोटिंग राइट्स होते हैं उनके पास, और ये सब वोटिंग राइट्स का जो होता है वो उसका प्रिस्क्राइब्ड रूल होता है, लेकिन डिविडेंड का कोई रूल नहीं होता, है ना, डिफरेंशियल राइट्स होते हैं डिविडेंड के उनके पास। एग्जांपल पढ़ते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट टाटा मोटर्स इन 2008 इंट्रोड्यूस इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कॉल्ड ए इक्विटी शेयर्स इन इट्स राइट इशू। इन द इशू एवरी 10 A equity shares carries only one voting right, but will get 5% point more dividend than the declared of each of the ordinary shares. Since A equity share did not carry the similar voting rights, it was being traded at discount to other common shares having full voting rights. Other companies which have issued equity shares with differential voting rights, popular called DVRS, are Future Retail, Jain Irrigations, and among others. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उसमें ये बताया गया कि उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, उनको डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ज़्यादा अमाउंट पे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अभी पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको अपनी भाषा में बताऊंगा ताकि ईजी रहे आप लोगों को समझना। अभी एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं? हाउएवर दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हु आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द वाइंडिंग अप अपॉन द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ठीक है, कोई नहीं, आगे बताता हूँ अभी क्या होता है। एक्सप्लेनेशन दी है। With reference to the companies limited by shares means all shares capital which is not a preference share capital. Preference share capital with reference to the company limited by shares means that the part of the issued share capital of the company which carries out will carry a preferential right to respect of payment of dividend, either as a fixed amount or amount calculated at a fixed rate which may either be free or subject to income tax. ये समझते हैं हम, ठीक है ना, ध्यान से समझना अब क्या होता है। पहले मैं तुम्हें बता दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल वोटिंग राइट मिलते हैं, है ना, डिविडेंड मिलते हैं और वोटिंग राइट्स मिलते हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन में हिस्सा ले सकते हैं कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड मिलता है, सब कुछ फिक्स्ड रहता है उनके लिए, है ना। अब ध्यान दो, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या क्या फायदे होते हैं? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उनको डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को तो उनको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट पे होगा कि अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हें 5% डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट का, तो तुम्हें 5% डिविडेंड मिलेगा, उससे ज़्यादा तुम्हें 1% नहीं मिलेगा। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में क्या होता है कि अगर तुम्हें 5% से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 6% प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम्हें 6% डिविडेंड मिल जाएगा। जितना प्रॉफिट एक बार प्रेफरेंस को बांट देंगे, उसके बाद जो भी बचेगा वो सारा तुम्हें बढ़ जाएगा हिसाब से। ठीक है, समझ में आया। रीपेमेंट, इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल पेड और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप वेदर और नॉट, दिस इज अ प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ एनी फिक्स्ड प्रीमियम और प्रीमियम ऑन अ फिक्स्ड स्केल स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और द कंपनी। रीपेमेंट का मतलब क्या है कि वाइंडिंग अप के समय उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाएगा अगर प्रॉफिट में से, है ना, और उनको पैसे भी एक फिक्स्ड अमाउंट के देने होंगे जितना उन्होंने पेड अप कर रखा होगा, सिर्फ उतना ही देना होगा। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा उनसे पेमेंट के लिए हम मांग नहीं सकते। ठीक है, उनका प्रीमियम पहले से फिक्स्ड रहेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा शेयर में नहीं है, शेयर में वो अनपेड अमाउंट भी उन्हें पे करना पड़ेगा जो उन्होंने पे नहीं किया है। समझ में आया। यहाँ पर देखो ये 2 पॉइंट लिखे हैं, इसका क्या मतलब है? दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इन एडिशन टू द प्रेफरेंस राइट्स टू द अमाउंट स्पेसिफाइड अबव, इट हैज राइट टू पार्टिसिपेट वेदर फुल्ली और लिमिटेड एक्सटेंट विच कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रेफरेंस राइट फॉरेस्ट। वही है कि रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड जितना दिया जाएगा उतना फिक्स्ड रहेगा अमाउंट, है ना। रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट और वाइंडिंग अप द अमाउंट स्पेसिफाइड अबव, इट हैज राइट टू पार्टिसिपेट वेदर फुल्ली और लिमिटेड एक्सटेंट विद कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रेफरेंस राइट इन एनी सरप्लस विच में रिमेन्स आफ्टर द एंटाइटल्ड कैपिटल हैज बीन रीपेड। और वही चीज़ इसमें भी है कि जितने उनको राइट्स मिलते हैं, ऐसी बात नहीं उनको राइट्स नहीं मिलते, उनको भी राइट्स मिलते हैं हिस्सा लेने का कंपनीज के डिसीजन में, लेकिन इतने नहीं मिलते एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि वही मेन डिसीजन लेते हैं कंपनी के। अब बात करते हैं MOA क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पूरे चैप्टर में अगर कोई सबसे अच्छा टॉपिक है ना तो वो MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज इन फैक्ट इट्स चार्टर। चार्टर मतलब कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाला। इट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी एंड विद विच इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट। इट इज वेरी फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिक्टिव ऑफ द कंपनी इज बिल्ड। ये एक फाउंडेशन है जिसपे पूरी कंपनी बिल्ड करी गई है। इसके पास सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, किस ऑब्जेक्टिव होगा कि कंपनी किस लिए बनी है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, क्या काम करेगी, वो सब कुछ इसमें डिफाइन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट कंटेन द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। इसके पास एक ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है कि कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, वो ये काम करेगी और बियॉन्ड इसके वो कोई काम और कर भी नहीं सकती दूसरा। ठीक है, इट इनेबल्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु डील्स विद द कंपनी टू नो विच पावर एंड व्हाट एक्टिविटी हैज बीन एंगेज्ड ऑफ। इसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और सारे जितने लोग कंपनी से डील कर रहे हैं सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, पावर लिखे हुए हैं कि बियॉन्ड इसके आप लोग काम नहीं कर सकते, आप लोग का ये पावर है, आप लोग को इसी के अंदर काम करना पड़ेगा।
A memorandum is a public document under section 399 of the Companies Act 2013. Consequently, every person entered into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the condition contained therein. और एक मेमोरेंडम जो है ना ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब आप लोग अगर चाहो तो अभी भी आप रिलायंस का मेमोरेंडम पढ़ सकते हो ऑन द स्पॉट गूगल पे जाके। और मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और अगर आप कंपनी के अंदर जाना चाहते हो, उसके शेयर्स परचेज करना चाहते हो, तो आपको उम्मीद करा जाता है कि आपने ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है? कंपनी कभी नहीं बताएगी कि मेरा एमओए पढ़ो, आप वो उम्मीद करती है कि आपने उसको एमओए पढ़ा होगा। कंपनी ये वाला पॉइंट रह गया। द शेयर होल्डर मस्ट नो दैट द पर्पस फॉर विच इज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड मेक रिस्क ही इज टेकिंग इनटू द मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। और वहां पे लिखा होगा, मेमोरेंडम के अंदर लिखा होगा कि आपके पैसों का जो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, उस पैसों का इस्तेमाल वो किस तरीके से कर सकती है कोई भी कंपनी। तो ऐसा कोई सवाल नहीं उठा सकता कि आप हमारे पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हो। वहां पे पहले लिखा होता है कि कंपनी जो है आपके पैसों का, शेयर होल्डर्स के पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, कहां पर वो रिस्क के लिए इस्तेमाल करेगी, कहां इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करेगी। अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन कंटेनिंग द मेमोरेंडम however imperative may necessary for the department. It cannot enter into a contract or engage in any tradition which is beyond the power of the confirmation of the memorandum. It does, it will be ultra virus of the company and void. अगर कंपनी अपने एमओए के ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट लिखा है कि अगर उनका काम है शर्ट बनाना और 30 लाख शर्ट बनाएंगे वो एक महीने के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर कंपनी उसके अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर जाती है, अगर ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके कहीं लोन लेती है, कहीं कुछ करती है, तो वो कंपनी जो है वो अपने मेमोरेंडम के खिलाफ जाएगी, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा वाइड हो जाएगा और अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे मेरे ख्याल से, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो पेपर में आता ही आता है, ठीक है ना, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभी समझ जाओ खाली इतना जो मैंने बताया तुम्हें। अब बात करते हैं एमओए के कुछ टेबल्स होते हैं। टेबल ए जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स के ऊपर रिलेटेड है, फॉर्म होता है। टेबल बी वो लिमिटेड बाय गारंटी और नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल के रिलेटेड है। टेबल सी लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग अ शेयर कैपिटल के रिलेटेड है। टेबल 4 एक अनलिमिटेड कंपनी से रिलेटेड है। टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी और शेयर कैपिटल दोनों से रिलेटेड है, ठीक है, और इन सब के अंदर उसके रिलेटेड कंटेंट लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम की कि क्या क्या लिखे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंटेंट है, द नेम ऑफ द कंपनी, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसका वर्ड जो है वो लास्ट में लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, लिमिटेड कंपनी। और वहीं अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब लिखा हुआ है सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट के अंदर, ठीक है। द नेम इंक्लूडिंग फेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट मस्ट अलाउ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी टू फॉर्म अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी, ठीक है। और नेम जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, एज पर द एमसीए नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 अ गवर्नमेंट कंपनी नेम मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी द पर्सन शुड नेम इट कंपनी बाय 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। द स्टेट इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी is situated is register office clause. The object for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary is further there to objective clause. उसके अंदर ऑब्जेक्ट लिखा होगा, ठीक है। लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है कि वो बताता है कि कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है, मेंबर्स की लिमिटेड है अनलिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लाइबिलिटी जो है वो अनपेड अमाउंट पे रहेगी, मैंने बता चुका हूँ ये पहले, जितना अमाउंट उसने ना पे किया हो। गारंटी है तो वो पहले से एक अमाउंट लिख के आते हैं कि मैं वाइंड अप होऊंगा तो ये अमाउंट मैं पे करूंगा, ठीक है। और लिमिटेड बाय गारंटी हो गया, शेयर्स हो गया, और अनलिमिटेड लायबिलिटी पता ही है तुम्हें, अपने घर के जायदाद बेच के भी पैसे भरेंगे, ठीक है। टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाइंडिंग अप व्हाइल ही इज मेंबर और विद वन अनदर हैव बीन सीज्ड टू मेंबर फॉर पेमेंट ऑफ द डेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। वही सब लिखा है, यहाँ पे भी कोई खास नहीं है। The amount of authorized capital clause divided into shares of fixed capital and the number of shares which the subscribers to the memorandum have agreed to take indicate oppositing their names which shall not be less than 1 share. A company not having share capital need not to have this clause. जिनका शेयर कैपिटल नहीं है उनको कैपिटल क्लॉज बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, द मेमोरेंडम शैल कंक्लूड विद द एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज क्या होता है, एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल टेक एटलीस्ट 1 शेयर्स एंड शैल राइट अगेंस्ट हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय। हर पर्सन को अपने नाम के आगे लिखना पड़ेगा कि कितने शेयर्स हैं उसके पास, है ना। और एसोसिएशन क्लास के अंदर हर मेंबर के पास 1 शेयर तो होना ही चाहिए, ठीक है। वहीं अगर ओपीसी की बात करें तो एक अकेला मेंबर होता है, तो उसके डेथ से कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। क्या लिखा है, इन द केस ऑफ ओपीसी द नेम ऑफ द पर्सन हु इज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। और जिसका नेम नॉमिनी में दिया होता है वो बन जाएगा, है ना, मैंने पढ़ा चुका है ये, ठीक है। द मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर्स कॉन्जिक्यूटिवली एंड साइन एट लीस्ट बाय द 7 पर्सन, प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन और पब्लिक में 7 पर्सन और 1 पर्सन में 1 पर्सन से साइन होने चाहिए, उनके डिक्लेरेशन होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ मैं। एड्रेस होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ऑक्यूपेशन होता है, सब कुछ लिखा होना चाहिए। क्या लिखा है, इट इज टू बी नोटेड दैट द कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन
can through its agent subscribers to the memorandum. However, a minor cannot be a signatory to the memorandum and he is not compelled to contract. माइनर जो है मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो एक कोई सिग्नेटरी नहीं हो सकता और वो कोई सब्सक्राइबर नहीं हो सकता, ठीक है. द गार्जियन ऑफ द माइनर हु सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ विल बी डीम्ड टू हैव सब्सक्राइब. और अगर कोई गार्जियन है जिसने सब्सक्राइब कर रखा है माइनर के बिहाफ पे, वो हो रहेगा लाइबल, ठीक है. अब बात करते हैं द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी कैन नॉट कंटेन एनी कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. इट डज नॉट द सेम शैल बी डिवॉइडेड ऑन एनी लीगल इफेक्ट. सिमिलरली ऑल द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी मस्ट कंटेन विद द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम. और इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट, कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट है सब में मेमोरेंडम से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है. कोई भी एमओए के खिलाफ जाके कंपनी अपना काम नहीं कर सकती, इतना समझ जाओ. मेन चीज़ यही है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव, लायबिलिटी और जितने नेम सब कुछ मेमोरेंडम के हिसाब से ही होना चाहिए. अगर कोई भी मेमोरेंडम के खिलाफ जाता है तो वो वॉइड हो जाता है. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है, आने वाला है. अगला टॉपिक देखो क्या है जरा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गार्ड बांध के ले लो, पेपर में आएगा. गलत तो नहीं समझे ना? हाँ वही समझे जो बोला हूँ. गांठ बांध के ले लो, पेपर में आएगा ही आएगा. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लिख के ले लो, ठीक है. जाओ 2 मिनट ब्रेक लो, आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. स्टार्ट करते हैं. द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर. अपने पावर, वो पावर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उसके खिलाफ जाके कोई भी काम करो, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, समझे? द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर. द लीगल फेस अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर ऑफ द डॉज. द presupposes that the power in their nature are limited. It is fundamental rule of the company's law that the object of the company as stated in memorandum can be departed only from to the extent permitted by the act, thus far no further. In consequences, any act done or contract made by the company which travel beyond the power not only to the director but also of the company is wholly void. समझ आया? कोई भी ऐसा चीज़ जो आप अपने ऑब्जेक्ट, जो आपने अपने एमओए में लिखा है पावर, उसके खिलाफ जाके करोगे तो वो वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक है. एंड देयरफॉर डज नॉट बाइंड द कंपनी, और वो कंपनी पे कोई भी लागू नहीं रहेगा. ऑन दिस अकाउंट अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड फॉर द पर्पस अदर देन दोज सैंक्शनड बाय द मेमोरेंडम. लाइकवाइज इट कैन रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम वन इट इज ऑथराइज्ड टू कैरी ऑन. समझ में आया? ये ध्यान से समझ लो जो मैंने बताया तुम लोग को. द इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट अ कंपनी कैन नेदर बी स्यूड और नॉर एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन नॉर कैन इट बी स्यू ऑन. इसका दिक्कत क्या रहेगा? अगर ये हो जाएगा तो ना ही कोई कंपनी को स्यू कर सकता है और ना ही कंपनी किसी को स्यू कर सकती है, ठीक है. सिंस द एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. क्यों? क्योंकि एमओए जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और सारे पब्लिक के पास ओपन है इसको पढ़ने के लिए. इसीलिए अगर कोई भी काम जो है वो अगर पावर के खिलाफ जाएगा तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और वो इन्फोर्स नहीं रहेगा कंपनी के ऊपर. क्यों? क्योंकि हर पब्लिक उसके पावर को पढ़ता है कि कितनी पावर कंपनी के पास है. उसके खिलाफ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एग्जाम्पल पढ़ते हैं. अगर अच्छा एग्जाम्पल लिखा है, मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा होगा, नहीं लिखा होगा मैं बताऊंगा. मैंने भी एग्जाम्पल कहीं ना कहीं से पढ़े थे वो वाला. अभी मैं एक बार यहाँ से पढ़ता हूँ एक बार. Example number 8. If you have supplied goods or performed services or such a contract or lend money, you cannot obtain payment or recover the money lent. But if the money advances to the company has not been expended to the lender, may stop the company for parting it, which may means of an injection. This is because the company does not become the owner of the money, which is ultra vires of the company. As the lender remains the owner, he can take back the property in specie. If the ultra vires loan has been utilized in meeting lawful debt of the company, then the lender step into the shoes of the debtor paid off, and consequently he will be entitled to recover his loan to the extent of the company. अच्छा, यहाँ क्या लिख रखा है? यहाँ वही चीज़ लिख रखा है जो मैं बताना चाहता था तुम लोगों को. अच्छा लिखा है बुक में ये लिखा है कि अगर कोई भी सप्लायर मान लो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर देता है और वो ऑब्टेन करता है कि ये जो है पैसे जो रिकवर कर रहा है ये बियॉन्ड द पावर जा रहा है कंपनी के, तो वो उसको बीच में अगर रोक लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं रोक पाता तो फिर वो बेकार हो जाता है. वहीं उसी तरीके से अगर कोई लेंडर जो है वो पैसे देता है, किसी भी लोन देता है एक तरीके से बोला जाए, और लोन जो है वो पता चलता है कि ये तो भैया इसके ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके लोन दे रहा है. मतलब अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो 30 लाख तक का ही लोन दे सकती है, और कहीं उसने अगर 35 लाख का लोन दे दिया तो वो जो 5 लाख का अमाउंट है ना, वो अगर चाहे तो जो लेंडर है वो उस 5 लाख का अमाउंट कैसे रिकवर कर सकता है? वो 5 लाख का अमाउंट
अपने ही डायरेक्टर जो है उसके स्टेप्स इनटू द शूज़, ये वाला वर्ड याद रखो, स्टेप इनटू द शूज़, जूते के अंदर घुस के उससे पैसे वसूल कर लेगा डेप्टर से कि भैया मेरे 5 लाख रुपए दो। तुम अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके तुमने 35 लाख रुपए का लोन करा था, 5 लाख रुपए तुम मुझे दोगे। समझ में आया? ही वुड बी एंटाइटल टू रिकवर हिज लोन टू द एक्सटेंड ऑफ द कंपनी, और कितना एक्सटेंड करेगा, जितना वो आगे जा रहा होगा उतने कंपनी से वो वसूल सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वॉरियस टू द कंपनी बिकम वॉइड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और अगर कोई एक्ट ऐसा है जो अल्ट्रा वॉरियस के बाहर जा रहा है तो वो किसी से भी रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता, शेयर होल्डर्स तक से भी सही नहीं किया जा सकता। समझे? समटाइम्स एक्ट विच इज अल्ट्रा वॉरियस कैन बी रेगुलरली बाय रेक्टिफाइड बट इट सिक्वेंटली, कभी कभार ये ऐसा होता है, वैसे तो नहीं होता है। For instance, if the act is ultra vires, the power of the director, the shareholder can rectify it. It is ultra vires, the article of the company. The company can alter the article. If the act is within the power of the company, but it is done irregularly, shareholders can validate it. अगर वो एक्ट जो है वो पावर में है कंपनी के, लेकिन करा गलत तरीके से गया है, तो उसको चाहे तो शेयर होल्डर ठीक कर सकता है। लेकिन अगर वो एक्ट बियॉन्ड पावर है और उसको करा भी जानबूझ के करा गया, तो उसको ठीक नहीं करना नामुमकिन है। समझ में आया? अगर वो है पावर के अंदर ही है कंपनी के, लेकिन उसको करा गलत तरीके से गया है, तो उसको ठीक करा जा सकता है पर भी। द लैंडन केस, द लीडिंग केस थ्रू विच द डॉक्ट्रिन वॉज इनेक्टेड इज द अशबुरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेज रीचा, 1875 का केस है। क्या है? The main object of the company was to make, sell or lend on hire railway carriage and weapons, to carry on the business of mechanical engineering and general contractor, to purchase, lease, sell and work mines, to purchase and sell and merchant or agent coal, timber, metal etc. नहीं समझ आया? एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रीचा फॉर फाइनेंशिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम, एंड द कंपनी फर्दर रेक्टिफाइड दिस एक्ट of the director by passing a special resolution. The company, however, repudiated the contract as being ultra vires, and Richa brought an action for damage for breach of the contract. His contention was that the contract was well within the meaning of the word general contractor and hence within the power. Moreover, it has been rectified by a majority of shareholders. However, it was held at the court that the contract was null and void. It said that the term general contract was associated with the mechanical engineering and it had to be read in connection with the company's main business. If the term general contractor was not so interpreted, it will authorize the making of contract or any kind and even description, for example marine and fire insurance. समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? रिचा जो थी कॉन्ट्रैक्ट में गई रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में बेल्जियम में, और उसने बताया था कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में, लेकिन यहाँ माना गया कि जो टर्म है जनरल कॉन्ट्रैक्टर उसने उसके बियॉन्ड पावर चली गई है ना। मोर एवर इट हैज़ बीन रेक्टिफाइड बाय द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर, लेकिन वो बहुत शेयर होल्डर्स ने ठीक करने की उसको कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने उसको नल और वॉइड दे दिया कॉन्ट्रैक्ट को। क्यों? क्योंकि ये माना गया कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है इसका मतलब जो होता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होता है, ठीक है, जो कि एक वॉइड है क्योंकि कनेक्टिंग कंपनीज मेन बिजनेस के खिलाफ है ना। इफ़ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर इतना इसको इंटरप्रेट ना करा गया होता, गलत तरीके से ना लिया गया होता, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती। और एग्जांपल इसका होता है मरीन और फायर इंश्योरेंस का। एन अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड binding by the company. It cannot be become intra-virus by reason of estoppel, acquisite lapse of time, delay or rectification. इसको ठीक करके इंट्रा-वायरस नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है। The whole position regarding the doctrine of ultra virus can be summed up. इस सबसे आप पूरा अल्ट्रा वायरस को हम एक छोटे से में अगर बताना चाहें तो क्या होता है? When an act is performed with through legal in it itself, it is not authorized by the objective clause of the memorandum or by statute, it is said to be ultra virus of the company and hence null or void. कोई भी ऐसी चीज़ तो कंपनी के मेमोरेंडम में जो आर्टिकल है उसके हिसाब से ना हो उसको नल और वॉइड कर दिया जाएगा। एन एक्ट विच इज़ अल्ट्रा वॉइड द कंपनी कैन नॉट बी रेक्टिफाइड विद द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, चाहे जितना भी रोले गाले शेयर होल्डर, लेकिन उसको तब पर भी ठीक नहीं किया जा सकता। एन एक्ट विच इज़ अल्ट्रा वॉइड द डायरेक्टर बट इंट्रा वॉइड द कंपनी कैन बी रेक्टिफाइड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी थ्रू एन रिजोल्यूशन पासिंग अ जनरल मीटिंग। वो एक्ट जो कि डायरेक्टर से तो अल्ट्रा वायरस था बट कंपनी के लिए इंट्रा वायरस है, ऐसे एक्टों को ठीक किया जा सकता है एक जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके। इफ़ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय अल्टरिंग द आर्टिकल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द जनरल मीटिंग। अगर कोई आर्टिकल से अल्ट्रा वायरस निकलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। मैं मानता हूँ ना
कि ये जो बुक है ना आईसीआई की, इसमें इन्होंने गलत दिया है। इसमें इन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को बाद में देना चाहिए था, एओए को पहले देना चाहिए था, ताकि बच्चों को एओए तो पता हो क्या है। लेकिन इन्होंने एओए को बाद में दिया है और अल्ट्रा वायरस को पहले दे दिया है। कोई नहीं, हम तुम लोग अगर चाहो तो पॉज करके पहले एओए का पढ़ लो, बाद में बैक जाके ये अल्ट्रा वायरस पढ़ लेना। हाउएवर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस doctrine outweigh its main disadvantage, namely to provide protection to the shareholders and creditors। इसका मेन डिसएडवांटेज जो है वो तो आउटवेट हो जाता है ना, लेकिन जो इसका मेन अगर मैं बात करूं एडवांटेज जो है वो है कि शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को बचाना। भाई तुम्हारे चक्कर में शेयर होल्डर्स क्यों नुकसान खाएं, क्रेडिटर्स क्यों नुकसान खाएं, समझ में आ रहा है। ऑल्दो इट मे बी यूजफुल टू द मेंबर्स इन रिस्ट्रेनिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डायरेक्टर, इट इज ओनली अ न्यूसेंस इन सो फार एज इट प्रिवेंट्स द कंपनी फ्रॉम चेंजिंग इट्स एक्टिविटीज इन अ डायरेक्शन विच इज एग्रीड बाय ऑल। अगेन द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हैज बीन डिफीटेड एज नाउ एज द ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी इजिली अल्टर्ड बाय पासिंग जस्ट अ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ दिस शेयर होल्डर्स। लेकिन आज के टाइम अगर देखा जाए तो अल्ट्रा वायरस डिफीट हो चुका है, हार चुका है। क्यों? क्योंकि अब तक कोई भी अपने ऑब्जेक्टिव को बदल सकता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर से, ठीक है। तो ये चीज़ अब थोड़ा सा कम हो गया है। आगे बात करते हैं हम एओए क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करता है। जस्ट एज द मेमोरेंडम कंटेनिंग द फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, सो एज द आर्टिकल आर द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। अंदर की चीज़ों को ये मेंटेन करता है, ठीक है। The article plays a part subsidiary to the memorandum of association. They accept the memorandum as a charter of incorporation and so accepting its article proceeds to define the duties, rights और powers होते हैं इसके अंदर, ठीक है। समझ में आया? फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, the document containing the article of association of a company is a business document and hence it has been constructed strictly. It regulates domestic management of the company. अंदर के चीज़ों का मैनेजमेंट करना, ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट के रिलेटेड है ये। एंड क्रिएट सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। कंपनी और मेंबर्स के बीच में राइट्स और ड्यूटीज़ के ऊपर है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इन फैक्ट बाय लॉ ऑफ द कंपनी। इसको बाय लॉ ऑफ द कंपनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स के फंक्शंस रिगार्ड हैं, क्या फंक्शंस हैं उनके, मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, अकाउंट्स कैसे होगा, ऑडिट कैसे होगा, ठीक है, सब कुछ दिया होता है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 जो है उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंटेंट क्या होते हैं उसके ऊपर है। कंटेनिंग रेगुलेशन, द आर्टिकल ऑफ कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इनकल्शन ऑफ मैटर्स, इसमें क्या होता है, इसमें होता है रूल्स, हाउएवर कंपनी कैसे मैनेज करेगी रूल्स को, है ना, क्या एडिशनल मैटर्स हो सकते हैं कंपनी के मैनेज करने के लिए। प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट, द आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी में बी अल्टर्ड ऑफ विद द कंडीशन, ठीक है। Manner of inclusion of the entrenchment provision, the provision of entrenchment shall only be made either for formation of the company or by amendment in article agreed by all the members। इसको बदला कैसे जा सकता है? जब सारे members amend करें, ठीक है, एक जनरल मीटिंग बैठाई जाए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाए, तब। नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, ठीक है, जिस तरह से प्रिस्क्राइब्ड होगा। अगर हम चाहें तो अपना आर्टिकल हम ना बना के चूज़ भी कर सकते हैं। कहाँ से? टेबल FGHIJ से हम अपना आर्टिकल उठा सकते हैं। कोई भी कंपनी का आर्टिकल हम फॉलो कर सकते हैं। मॉडल आर्टिकल की बात करें, ये सब मॉडल होते हैं जो हम एक एप्लीकेबल होता है एक कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर कंपनी उसके बाद अपना आर्टिकल बना लेती है तो उसके बाद उसको रजिस्टर माना जाता है, ठीक है, वो आराम से अपने फंक्शंस को कर सकती है। सो फार एज एप्लीकेबल बट द रेगुलेशन ऑफ द कंपनी इज इन द सेम मैनर एज द एक्सटेंड एफ जे में बी कंटेंट ड्यूली रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब बात करते हैं एओए के और एमओए में कुछ डिफरेंस की। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एमओए जो होता है उसमें क्या डिफाइन करा जाता है, कंपनी के डेलिमिट्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में। वहीं अगर आर्टिकल की बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है इंटरनल मैनेजमेंट की, ठीक है। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप, तो एमओए जो है वो आउटसाइडर्स वर्ल्ड से अपना रिलेशनशिप रखती है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। एओए भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है लेकिन कंपनी और उसके मेंबर से रिलेटेड है ये। अल्टरेशन की बात करें तो एमओए को अल्टर करना मुश्किल है, एक प्रॉपर वो करना पड़ेगा, है ना, एक कमेटी बैठानी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल से रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। वहीं लेकिन आर्टिकल की बात करें तो वो सिंपल है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस की बात करें तो एक्ट जो भी डन होते हैं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के बाहर जाके कुछ भी काम करोगे तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो वो यूनानिमस कंसर्न के बाद भी उसको ठीक नहीं किया जा सकता शेयर होल्डर्स के। वहीं अगर अल्ट्रा वायरस की बात करें तो वो शेयर होल्डर्स ठीक किया जा सकता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। समझ में आ रहा है? प्रोवाइडेड दैट दे आर बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम, चाहे भले ही हो। तो समझ में आ गया होगा। अब तुमने ये चीज़ तो देख लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस जो है ये शेयर होल्डर्स को बचाने के लिए है ना।
शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट के लिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इंडोर मैनेजमेंट क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? क्यों भाई हमेशा हम शेयर होल्डर्स और उनके इंटरेस्ट को क्यों बचाएं? हमें क्या अपने बंदों का जो बाहर बैठे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं बताना? तो इंडोर मैनेजमेंट पढ़ते हैं क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिसको ब्रेक लेना है ले सकता है, मैं अभी ब्रेक नहीं लूँगा। मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद 1 घंटे का ब्रेक ले सकता हूँ आराम से अपना। समझ में आ रहे हो? थोड़ा सा टॉपिक है, इतना जल्दी बोर मत हो। एक टॉपिक और पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे। कितना मिनट चल रहे हैं भाई? अभी अभी ज़्यादा थोड़ी हुआ है, कितना मिनट चला है? अभी तो 34 मिनट ही हुए हैं। कम से कम 6-7 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आराम से। 40 मिनट में ये वीडियो लेक्चर खत्म। मज़े में जाओ, ऐश करो। समझ में आ रहा है? स्टार्ट करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है पहले पढ़ते हैं। सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन एंड एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय द रजिस्ट्रार और मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द सेम और गेट अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट on any document including certificate of incorporation of any company on payment of prescribed fees। देखो, कोई भी जो पर्सन है वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ गो थ्रू कर सकता है, उसके बारे में पढ़ सकता है। कहाँ से पढ़ सकता है? इलेक्ट्रॉनिक मीन से पढ़ सकता है, रजिस्ट्रार से पढ़ सकता है ना। कैसे पढ़ सकता है? सिंपल एक पेमेंट करके, हल्की सी पेमेंट कर देगा प्रिस्क्राइब्ड फीस के, और कंपनी के सारे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सब चीज़ के बारे में कॉपी ले सकता है। द MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी विच रजिस्टार द रजिस्टर ऑफ द कंपनी बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और अवेलेबल होता है पब्लिक के इंस्पेक्ट करने के लिए, सिंपल एक नॉमिनल फीस दे के। अगर दूसरे वर्ड में बात करें तो सेक्शन 399 जो है वो राइट देता है इंस्पेक्ट करने के लिए सारे पर्सन को, कि कंपनी के वो सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर ले, समझ ले कि क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, क्या चीज़ के लिए बनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है। वेदर अ पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट और नॉट, ही इज प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखो, अगर तुम्हें अवेलेबल कराया गया है तो तुम्हारी ऊपर है कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो। हम तो यही मानेंगे, कंपनी तो यही मानेगी कि तुमने उसको पढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? He is not only presumed to have read the document but also the understand them in the true perspective and earned। और हम यही नहीं सोचेंगे कि तुमने खाली रीड करा है, हम तो ये भी सोचेंगे कि तुम उसको समझे भी हो, अच्छे से तुम्हें समझ में भी आए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है? एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैव द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बट ऑल्सो ऑल द अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट सच ए स्पेशल रिजोल्यूशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द कंपनी। सिर्फ हम इतना ही नहीं सोचेंगे कि तुमने सिर्फ MOA और AOA पढ़ा है, हम ये भी सोचेंगे कि तुमने हमारे जितने भी आज तक हमने स्पेशल रिजोल्यूशंस लिए हैं उसके बारे में तुमने पढ़ा है, क्योंकि ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं तो हम उम्मीद करेंगे तुमने पढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं दस इफ द पर्सन एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम और ऑथराइज्ड ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी। और अगर कोई ऐसा पर्सन जो है वो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के पावर के खिलाफ, तो उसमें भाई देखो एक चीज़ बता दें, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, पहले लिखा हुआ है MOA और AOA में, तो उसमें कोई तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली है। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है, जिसके लिए टॉपिक था। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब ये एक एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। एक चीज़ मुझे बताओ, मैं हूँ एक आउटसाइडर, मैंने MOA पढ़ लिया, AOA पढ़ लिया, लेकिन मुझे क्या पता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। कंपनी के इन्वेस्टर्स जो हैं, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो उसके मैनेजर हैं और जो छोटे मोटे वो हैं, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं अंदर कंपनी के, पता नहीं। लिख तो दिया उन्होंने कि हम साल भर में इतनी जनरल मीटिंग करते हैं अपने MOA AOA में, हो भी रही है कि नहीं हो रही वो जनरल मीटिंग, मुझे क्या पता चलेगा भाई? कितना आखिर में जानकारी ले सकता हूँ बाहर बैठ के? तो ये चीज़ के लिए बनाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। पढ़ते हैं इसको क्या है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। द ए फॉरेस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज इट नॉन सेंस मीन्स द आउटसाइडर्स आर डीम टू हैव नोटिस द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। आप ये उम्मीद करते हो कि आउटसाइडर जो है उसके पास सब कुछ पता हो इंटरनल अफेयर्स के बारे में कंपनी के, लेकिन क्या मुझे बताओ, फॉर इंस्टेंस इफ द एक्ट इज ऑथराइज बाय द आर्टिकल और मेमोरेंडम एन आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू assume that all the detailed formalities for doing the act has been observed. This can be explained with the help of landmark case। ये लैंडमार्क केस में है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तरकंड। दिस एक्ट इज डिफाइंड इज द डॉक्यूमेंट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पॉपुलर नोन एज तरकंड रूल। इसको तरकंड रूल के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, ठीक है। पढ़ते हैं इसमें क्या है फैक्ट पढ़ते हैं। मिस्टर तरकंड, एक टॉपिक की तरह लो इसको, ठीक है, आराम से इसको समझो, बहुत प्यारा है ये, समझ में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझ जाओगे, ठीक है, समझो ध्यान से। मिस्टर तरकंड वॉज द ऑफिशियल मैनेजर, ठीक है, फिर से स्टार्ट करता हूँ। मिस्टर तरकंड वॉज द ऑफिशियल मैनेजर लिक्विडेटर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमरॉन कोलबर्न स्टीम कोल एंड स्वांस एंड लॉगन रेलवे कंपनी। It was incorporated under the Joint Stock Companies Act 1844।
The company had given a bond for 2000 euro to the Royal British Bank, which secured the company's drawing on its current account. The bond was under the company's seal, signed by the two directors and the secretary. When the company was sued, it alleged that under its register deed of settlement, the article of association directors only had the power to borrow up to the amount authorized by the company. Resolution. A resolution has been passed by not specifying how much the director could borrow. लिख तो रखा है कि borrow कर सकते हैं डायरेक्टर, लेकिन कितना borrow कर सकते हैं ये अमाउंट नहीं लिखा था. समझ में आ रहा है? Held, it was decided that the bond was valid, so the Royal British Bank could enforce the term. He said that the bank was deemed to be aware that directors could borrow only up to the amount resolution allowed. Article of association was registered with company's house, so there was a constructive notice, but the bank could not be deemed to know which ordinary resolution passed because there was no registrable. The bond was valid because there was no requirement to look into the company's internal working. This is the indoor management rule. Thus the company's indoor affairs as the company's problem. अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बोला ठीक है मानते हैं, लेकिन उन्होंने एक डील कर रखी थी कंपनीज हाउस वालों से, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर ही उन्होंने ये नोटिस को निकाला था. लेकिन दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि भाई तुमने निकाला तो तुमने बताया क्यों नहीं. There was no constructive notice. There was a constructive notice, but the bank could not be deemed to know which ordinary resolution passed. कौन सा ordinary resolution पास करा बैंक को कोई उससे अंदाजा नहीं है. तो there was no registrable, कोई रजिस्टर नहीं था. बॉन्ड वैलिड था क्योंकि no requirement to look into the company's internal working. कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी. दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर द कंपनीज प्रॉब्लम. कंपनी के इंडोर अफेयर्स की प्रॉब्लम जो है वो कंपनी की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है. अब बात करते हैं एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. दस यू विल नोटिस दैट द अफॉर्मेंटमेंट रूल ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू पर्सन डीलिंग विद द कंपनी थ्रू इट्स डायरेक्टर और द अदर पर्सन. देयर आर सम एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी आर वैलिड परफॉर्म्ड इफ दे आर विद इन द स्कोप ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, सो लॉन्ग एज द एक्ट इज वैलिड अंडर द एक्ट article if done in a particular manner. An outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in a manner required. अगर कुछ चीज़ लिखा है कि वो उस मैनर में किया जाता है तो आउटसाइडर जो है वो उम्मीद करता है कि हाँ उसी मैनर में चल रहा है अंदर. उसको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो उम्मीद तो यही करेगा ना कि अंदर चल रहा है. The above mentioned doctrine of indoor management or Rurkhan rule has limitation of its own. This is to say it is applicable on the following cases. उसके खुद के भी एक limitations है. Actual or constructive knowledge of the irregularity. The rule does not protect any person with the person dealing with the company has noticed whether actual or constructive or the irregularity. कोई notice नहीं है, ठीक है. In Howard versus Penter Lavery Manufacturing Company, when the director could not defend the issue of the debentures to themselves because they should have known the extent to which they were lending money to the company, required the assent of the general meeting which they have not obtained. Likewise, in Morris versus Kenson, a director could not defend an allotment of shares to him as he participated in the meeting which made the allotment. His appointment as the director also fell through because none of the director appointed him was valid in the office. समझ में आ रहा है क्या दिक्कत हो रही है. अब क्या लिख रखा है, सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी. इसका क्या मतलब है, द डॉक्ट्रिन इज नो वे रिवॉर्ड दोज हु हैव बिहेवियर नेग्लिजेंटली. Where the person dealing with the company is put upon an inquiry, for example when the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make necessary inquiries. अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन दो कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स से बाहर जाके हो रहा है तो उसमें एक इंक्वायरी बैठाई जा सकती है. द प्रोटेक्शन ऑफ द टर्कन रूल इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल व्हेन द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड सस्पिशियस एंड थ्रू इनवाइट इंक्वायरी. ठीक है. द suspicious should arise, for example, from the fact that an officer is purported to act in a manner which is apparently outside the scope of his authority, where, for example, as in the case of Anand Bihar Lal versus Dinshaw and Company, the plaintiff accept a transfer of company property from its accountant. The transfer was held void. The plaintiff could not have supposed, in the absence of power of attorney in the accountant, have authorized to affect transaction company's property. पता नहीं क्या लिख रखा है यार, फालतू का इतना लिखवा रहता है. एक ही चीज़ को उन्होंने चार अलग तरीके से समझाया है. ठीक है. अब देखो फॉरगेसी क्या आता है. फॉरगेरी, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली इन टू irregularities which might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery which must be regarded as nullity. Forgery may in circumstances exclude the Turgen rule. The only clear illustration is found in the Rubin versus Gentle Fingal consultation. In this case, the plaintiff was the transfer of the share certificate issued under the seal of the defendant company. The company secretary who has affixed the seal of the company and forgot the signature of two directors issued the certificate.
डायरेक्टर की सिग्नेचर ही नहीं करवाया और सर्टिफिकेट को इशू कर दिया, बताओ। द प्लेंटिव कंटेंट दैट वेदर द सिग्नेचर वॉज जेन्युइन और फॉरगेट वॉज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट एंड देयरफॉर द कंपनी शुड नॉट बी स्टपुल्ड फ्रॉम डिनाइंग जेन्युइनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, बट इट वॉज हेल्ड दैट द रूल हैज़ नेवर बीन एक्सटेंड टू कवर सच अ कंप्लीट फॉरगेसी। भाई खुद भूल जाएं, खुद गड़बड़ कर दे, खुद साइन ना करवाए, तो इससे अब आउटसाइडर से क्या लेना देना भाई, ये तो तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स की दिक्कत है ना। तो इससे कोई डॉक्यूमेंट को या इससे कोई जो उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कोई भी रूल जो है वो एक्सटेंड ऐसा ना करे कि वो फॉरगेसी के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट को कुछ दिक्कत पहुंचा दे, है ना। डॉक्यूमेंट्स में इससे कोई दिक्कत नहीं होती, समझ में आया। ये था तुम्हारा चैप्टर कंपनीज एक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर मैं बताऊँ ना तो यार एओए एमओए इन दोनों के भी डिफरेंस आ जाते हैं। अल्ट्रा वायरस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। और ये सब मेन है, शेयर्स वेयर्स इतना नहीं आता, ठीक है, जितना तुम्हारा ये सब आता है। सबसे पहला टॉपिक जो हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए पढ़ा था, याद है किसी को, क्या है? हाँ, किसी को याद हो कि पहला सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तो पढ़ा था? नहीं पता? सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला, सुनाई दे रहा है मुझे तुम लोग क्या कह रहे हो? बोलो बोलो बोलो। कंपनी की मीनिंग एंड इट्स फीचर्स, बहुत बढ़िया। उसके बाद कॉरपोरेट वेल थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉरपोरेट वेल थ्योरी, इसको ढंग से कर लेना, ये पेपर में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कंपनीज की जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। 3 4 5 जितने भी लेक्चर्स लगे हों कंप्लीट हो गया है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आराम से दोस्तों को शेयर करो, खुद देखो। कहीं दिक्कत हुई हो मुझसे, मेरा पढ़ाया ना समझ में आया हो, कहीं मैंने गलत पढ़ाया हो तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ का ही हूँ, मैं भी सीए फाउंडेशन दे रहा हूँ दिसंबर में, तुम भी दे रहे हो। मैं उसके बाद भी अगर पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उम्मीद करते हैं भगवान से निकल जाए, समझे। कहीं दिक्कत लगे, मैंने गलत पढ़ाया हो तो मुझे तुरंत मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू।